Good morning, students. Now we come to the next point, that is profitability index, or you can say benefit cost ratio method. Yes, so it is a ratio of present value of earning to the amount of investment. It is a variation of NPV method. मीन्स जो NPV मेथड में जो हमने वेरिएशन की बात की थी, ठीक है, तो it is also a variation. So it in the case of project with a different investment size, NPV method cannot be used. मतलब सपोज 4 या 5 प्रोजेक्ट है और उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट वेरिएशंस आता है, ठीक है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट साइज है, किसी में कम इन्वेस्टमेंट है, किसी में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उस टाइम पे NPV मेथड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. So it is necessary to relate the flow of investment in the case of different investment size. तो उस टाइम पे हम PI मेथड का यूज़ कर सकते हैं और यू कैन से बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे उसकी फॉर्मूला दी है. तो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विच इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो. ठीक है, तो इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो है, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिलेगी. दूसरा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो जो ऊपर वाली फॉर्मूला है वही है, बट सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें रेशियो मिलेगा परसेंटेज में, ठीक है. अब उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमें यहाँ पे दिए हैं. तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट ऑफ PI फॉर ज़ीरो. मतलब अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है तो ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा आती है तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. अदरवाइज ज़ीरो से कम आती है तो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे. सेकंड क्या है? इन द केस ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट PI. मतलब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है पर जिस प्रोजेक्ट की PI की वैल्यू ज़्यादा मिलते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. तो ये है उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. नाउ वी कम टू द मेरिट्स ऑफ PI. ओके, तो उसके मेरिट्स क्या है? तो मेरिट्स में फर्स्ट है इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं. इट इज़ रिलेटिव मेजर ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी. तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिट कितना होता है तो वो भी हम मेजर कर पाते हैं. थर्ड है ऑल कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड. सारे कैश फ्लो को हम, जो प्रेजेंट वर्थ वाला कैश फ्लो है या फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर वर्थ वाला कैश फ्लो, तो सारे कैश फ्लो को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. फोर्थ है इट हेल्प्स इन कैपिटल रेशनिंग सिचुएशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन है कि कम किसी में कैपिटल है, किसी में क्या ज़्यादा कैपिटल है, तो ऐसे सारी सिचुएशन को यहाँ पे ये PI मेथड है वो यूज़फुल रहती है. नेक्स्ट है इट इज़ मोर यूजफुल इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स व्हेन फंड्स आर नॉट फुल्ली अवेलेबल. अगर फंड्स कम हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे ये मेथड है वो यूज़फुल रहती है. ओके, यहाँ पे उसके ड्रॉबैक दिए हैं. तो फर्स्ट ड्रॉबैक है इट इज़ नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट. तो ऊपर दिया था कि हमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हेल्पफुल करती है, बट कब? जब फंड सफिशिएंट नहीं है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या बात करें कि इट इज़ नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का कितना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बल्क में प्रोजेक्ट है तो हम कंसिडर करेंगे ये मेथड. बट अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका हमें कैलकुलेशन करना है PI मेथड से, देन दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल. सेकंड वन इज PI ऑफ 2 और मोर प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी एडेड. यहाँ पे 2 या ज़्यादा प्रोजेक्ट का हम कैलकुलेशन करते तो जो PI की वैल्यू आती है वो हम प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर सकते. तो ये एक उसका ड्रॉबैक है. नेक्स्ट मेथड है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. सो इट इज़ अ मेथड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ NPV एंड पे बैक पीरियड. ठीक है, NPV और पे बैक पीरियड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाली ये मेथड है. It calculates payback period after discounted the cash flow. मतलब डिस्काउंटिंग देने के बाद जो पेबैक पीरियड पे यहाँ पे कैलकुलेशन होता है. ठीक है, यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हैं. तो फर्स्ट स्टेप है
एस्टिमेट द टोटल कैश आउटफ्लो इन डिफरेंट पीरियड्स। सेकंड है कंप्यूट टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, एस्टिमेट total inflows cash inflows in different periods, compute total discounted cash outflow. And fifth one is find the payback period by adding the cash inflows until total is equal to initial cash outlay. ठीक है, तो जब तक इनिशियल आउटले जितना टोटल नहीं मिलता है तब तक हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो को मतलब वहाँ पे हम कैश जो इनफ्लो है उसको हम ऐड करते रहेंगे और उस तरह से हम पेबैक पीरियड है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे उसका एक्सेप्टेंस रूल दिया है। सो प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड इफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज लेस देन मैक्सिमम, मतलब जो ये देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रूल्स जो पेबैक पीरियड का था ना वही है यहाँ पे पहला वाला। सेकंड है इन द केस ऑफ द सिलेक्शन फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स द प्रोजेक्ट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड विल बी सिलेक्टेड। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड इसीलिए है क्योंकि ये मेथड है वो एनपीवी और पेबैक पीरियड दोनों की कॉम्बिनेशन वाली मेथड है। ठीक है, तो जिस प्रोजेक्ट का पीरियड शॉर्ट है तो उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे उसके मेरिट्स है, तो फर्स्ट है इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज वेल एज द पीरियड विच इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट गेट्स रिकपल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, वो देखेंगे और उसके साथ जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना है वो हम देखेंगे। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला। ठीक है, तो ये एक उसका मेरिट है, मतलब दोनों चीज़ें हम कंसिडर्ड करते हैं कि प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वैल्यू क्या है। सेकंड वन इज अ रिस्क इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन बाय एडजस्टिंग डिस्काउंटेड रेट, मतलब यहाँ पे रिस्क कितना नहीं है। ठीक है, थर्ड है इट कंसिडर द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने थर्ड एडवांटेज है इट कंसिडर द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी एसेट्स कितनी है, प्रॉफिट क्या है वो कंसिडर करता है। कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का हम कंपैरिजन करते हैं तो कैश और द कैश फ्लो आर कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट है नेक्स्ट बेनिफिट है इट एस्टैब्लिश द ब्रेक इवन पॉइंट विच इज कॉस्ट आर फुल्ली रिकवर्ड आफ्टर कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो एनवीपी एनपीवी और पेबैक पीरियड है उन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो उसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही यहाँ पे होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज है कि ऑल कैश फ्लोज आर नॉट कंसिडर्ड, सारे कैश फ्लो हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ दिस मैथड डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंटेड रेट, और यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इट इग्नोर्स द साइज ऑफ प्रोजेक्ट द क्वांटम ऑफ कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे पे बैक पीरियड और एनपीवी दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसके ही मेरिट्स डीमेरिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो उसको आप IRR भी बोल सकते हो। तो इन MPV एंड PI मैथड द डिस्काउंटेड फैक्टर और टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज सिलेक्टेड बिफोर। तो मतलब हम NPV और PI मेथड की अगर हम बात करें तो ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है, ठीक है, तो वो हम पहले कंसिडर करते थे, बट इन द केस ऑफ IRR मेथड, मतलब इस मेथड में द रेट हैज़ टू बी फाउंड आउट बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब यहाँ पे हम जब परसेंटेज जो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो मे बी ट्रायल और एरर बेसिस पे हम वर्क करते हैं। IRR is that the rate of return which equals the present value of cash inflows to present value of cash outflows। मतलब जो कैश इनफ्लो की वैल्यू से कैश आउटफ्लो की जो वैल्यू है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू IRR।
IR is compared with rate of return that the management wishes to generate from the project. ठीक है, तो उसके साथ हम कंपेयर करते, जो रेट ऑफ रिटर्न आते हैं उसके साथ हम IRR की वैल्यू है वो कंपेयर करते हैं. और डिसीजन इज ऑल्सो टेकन आफ्टर कंपेयरिंग IRR विद द रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न के साथ हम कंपेयर करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हैं IRR के. तो यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन विथ PV ऑफ कैश आउटफ्लो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड PV ऑफ कैश आउटफ्लो ऑन राइट हैंड साइड आर एज फॉलोज. मतलब यहाँ पे दिया है प्रेजेंट वर्थ वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो वैल्यू दी है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला दी है कि CO इज इक्वल टू C1 प्लस I प्लस R रेस टू. अब CO क्या है, तो PV ऑफ कैश फ्लो. ठीक है, ये है दैट इज PV ऑफ कैश फ्लो, तो विच इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली. ठीक है, तो यहाँ पे C1 C2 C3 है. ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज कैश इनफ्लोज. एंड 1 2 3 वो क्या है, तो नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन. आर क्या है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो परसेंटेज में रेट दिया होगा वो. ठीक है, तो ये IRR की जो वैल्यू है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी यहाँ पे फॉर्मूला दी है. सेकंड क्या है, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर ऑन राइट हैंड साइड एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड. आर की वैल्यू है तो वो हमें फाइंड आउट करनी है. अगर the value on right hand side is higher than the value of left hand side, then substitute the higher value of r. ठीक है, तो हायर वैल्यू है वो हमें कंसिडर करनी है. अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू लोअर है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, दे सब्सटीट्यूट लोअर वैल्यू ऑफ r. ठीक है, तो हम जो लोअर वैल्यू जो होती है तो वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, पुट दिस टू वैल्यूज ऑफ r इन द फॉलोइंग फॉर्मूला. यहाँ पे फॉर्मूला दी है, तो क्या है IRR की फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस इन ब्रैकेट NP वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय NP वैल्यू ऑफ लोअर रेट प्लस NP वैल्यू ऑफ हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि IR की वैल्यू है एक्सेप्ट इफ IR विच इज़ ग्रेटर देन कट ऑफ रेट. कट ऑफ रेट से अगर IR की वैल्यू ज़्यादा आती है तो उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है. ठीक है, यहाँ पे उसके मेरिट्स दिए हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट है, इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सेकंड है, ऑल कैश फ्लो अराइजिंग एट अ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट आर कंसिडर्ड. ठीक है, जो डिफरेंट फेज में जो और सारे कैश फ्लो जो जनरेट होते तो सबको हमें यहाँ पे कंसिडर करना है. इट सर्व द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर वेल्थ व्हेन प्रोजेक्ट IRR इज ग्रेटर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो मतलब अगर IRR की वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसका मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर की वेल्थ है तो उतनी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं. नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स क्या है, तो फर्स्ट ड्रॉबैक है कि इट गिव्स मिसलीडिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, जनरली इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट्स विथ मल्टीपल कैश फ्लोज आउटफ्लोज. मतलब मल्टीपल कैश आउटफ्लो होता है तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है. सेकंड है, इट conflicts with NPV in the case of inflow or outflow pattern are different in alternative proposal. ठीक है, तो कई बार अल्टरनेटिव प्रपोजल में इनफ्लो और आउटफ्लो की पैटर्न अलग रहती है. कब, जब हम NPV है वो वेरिएशन वाला हो उस टाइम पे, तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है. नेक्स्ट है, इट डज नॉट हैव अ property of additivity. For example, IR of 2 or more projects cannot be added. मतलब उसकी वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये एक ड्रॉबैक है. नेक्स्ट है, इट एज्यूम्स री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एट IRR विच इज़ प्रैक्टिकली इनवैलिड. ठीक है, अगर हम एज्यूम करें कि हम
कैश इनफ्लो में फिर से इन्वेस्ट करें जब हम आईआर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, इट इज़ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क टू कैलकुलेट आईआरआर बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें पता नहीं है कि यहाँ पे आईआर की वैल्यू मतलब जो परसेंटेज में मिलती है वो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। हम बेस्ड ऑन मतलब हम सिर्फ ट्राई एंड एरर के हिसाब से वर्क करें कि अगर पॉजिटिव मिल जाए तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, इट मेक समटाइम्स गिव अ मल्टीपल रेट्स ड्यू टू मैथमेटिक्स ऑफ आईआर कंप्यूटेशन लीडिंग कन्फ्यूजन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो मल्टीपल रेट्स आईआर के मिलते कि कौन सा, अब उसमें से मल्टीपल रेट्स में से कौन सा रेट हमें चूज करना है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये है आईआर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट मेथड, दैट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR। ठीक है, तो जो आईआर की जो लिमिटेशन है वो MIRR मेथड है वो रिमूव करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट डज नॉट एज्यूम द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एज एज्यूम्ड इन आईआर एंड इट प्रोड्यूस द रिजल्ट विच आर कंसिस्टेंट विथ एनपीवी। मतलब जो आईआरआर में जो था उससे उल्टा हम यहाँ पे करेंगे। आईआरआर में हम देखते हैं कि री इन्वेस्टमेंट करके जो कैश इनफ्लो है उसको एज्यूम करना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो अंडर दिस मेथड ऑल कैश इनफ्लोज अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट टू द टर्मिनल वैल्यू यूजिंग एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस मेथड में जो सारे कैश फ्लो है, ठीक है, एक्सेप्टिंग मतलब विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो सारा हम ले आते हैं यूजिंग एक्सेप्टिंग टू द टर्मिनल वैल्यू यूजिंग द एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न। मतलब फाइनल फिर हमें वैल्यू क्या मिलते हैं, सब पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हम कैलकुलेशन करते हैं और फिर MIRR की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। द रिजल्ट इन अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ कैश इनफ्लो इन टर्मिनल ईयर। मतलब टर्मिनल ईयर मतलब कि एट द एंड ऑफ ईयर जो रिजल्ट मिलता है वो सिंगल स्ट्रीम में मिलता है। थर्ड है, द सिंगल टर्मिनल वैल्यू इन द लास्ट ईयर इज दैट डिस्काउंटेड टू PV। ठीक है, मतलब वो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो प्रेजेंट वर्थ वैल्यू का, हम जो सिंगल वैल्यू मिलती है तो उस पर हम देते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स टू PV ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लोज विथ PV ऑफ कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज इज कॉल्ड MIRR। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स टू PV ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लोज विथ PV ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो टर्मिनल का जो कैश इनफ्लो है, जो प्रेजेंट वर्थ का जो कैश इनफ्लो के साथ हम इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं, और वो जो मिलता है वो उसको बोलेंगे हम MIRR। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट और बेनिफिट मेथड। ठीक है, तो EAC मेथड भी बोल सकते हो या EAB मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड है फॉर डिसीजन मेकिंग टूल इन कैपिटल बजटिंग व्हेन कंपेयरिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ अन इक्वल लाइफ स्पान। कोई प्रोजेक्ट ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो उसकी लाइफ स्पान इक्वल नहीं है, तो उस टाइम पे हम बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग अगर हमें डिसीजन लेना है तो इस मेथड का हम यूज़ करेंगे। इट इज़ अ कॉस्ट पर ईयर ऑफ owning an operating asset over its entire लाइफ स्पान। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इफ प्रोजेक्ट A हैज़ ए एक्सपेक्टेड लाइफ स्पान ऑफ 7 years, मतलब प्रोजेक्ट A है वो 7 साल चलता है एंड प्रोजेक्ट B है वो 11 साल चलता है। सो इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू सिंप्लीफाई कंपेयर द नेट प्रेजेंट वर्थ वैल्यू ऑफ 2 projects अनलेस नाइदर प्रोजेक्ट कुड बी रिपीटेड। जब तक प्रोजेक्ट रिपीट नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है, उसकी NPV वैल्यू है वो कंपेयर करनी है। तो जो ये मेथड है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट है दैट इज रिप्लेस्ड विद द
आइडेंटिकल प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पैन, मतलब जो पर्टिकुलर जो आइडेंटिफाई, मतलब जो हम बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ हम जो अच्छा प्रोजेक्ट है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ स्पान तक हम कंपैरिजन करेंगे, और दिस प्रोजेक्ट्स आर कंपेयर्ड आफ्टर देयर लाइफ स्पान्स आर ब्रॉट टू इक्वल, जब तक दोनों की लाइफ स्पान इक्वल नहीं होती है, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, उसको इक्वल होने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे फॉर्मूला दी है, ठीक है, कि एन्युलाइज्ड बेनिफिट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी एन्युइटी फैक्टर ओवर प्रोजेक्ट लाइफ, ठीक है, ये उसकी फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि प्रोजेक्ट विथ लोअर ईएसी विल बी सिलेक्टेड ओवर प्रोजेक्ट विथ हायर ईएसी, जिसकी ईएसी कम है वो प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट विथ हायर ईएबी विल बी सिलेक्टेड ओवर द प्रोजेक्ट ऑफ हाई लोअर ईएबी, ठीक है, जिसकी ईएबी की वैल्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा आती है, तो ऐसा प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके मेरिट्स यहाँ पे दिए हैं कि हम टाइम ऑफ वैल्यू है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो कंसिडर्ड करते हैं, ठीक है। जो एनपीवी का जो ड्रॉबैक है वो ये मेथड है वो रिमूव करती है। थर्ड क्या है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द बेनिफिट फ्रॉम द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बेनिफिट्स कितना मिलता है वो हर एक प्रोजेक्ट में से वो इस मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक में इट कैन नॉट यूज इफ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी रिपीटेड आफ्टर देयर लाइफ, ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट है वो हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वही प्रोजेक्ट रिपीट करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं ये ईएसी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। सेकंड है रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कंसिडर्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिपीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, तो मतलब जो इन्फ्लेशन का रेट और जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ठीक है, तो वो हम कंसिडर करते हैं कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द रिपीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए और वो रियलिस्टिक नहीं है, वो कैलकुलेशन में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। यहाँ पे फोर्थ है एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट वर्थ टेक्निक, उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ पे दो टाइप की इकोनॉमिक प्रपोजल है, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव और दूसरा है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव, तो उसमें क्या है, ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड compete against each other, मतलब दोनों में से एक ही हमें सिलेक्ट करना है, मतलब जो उन दोनों के साथ जो कंपटीशन में जो है उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव। सेकंड है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, सो मोर देन वन कैन बी सिलेक्टेड, compete ओनली अगेंस्ट डीएन, ठीक है, डीएन मतलब क्या, डू नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसके साथ compete ओनली अगेंस्ट डीएन, जो कुछ कर नहीं रहा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, सो दैट इज फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव। ओके, उसके बाद है यहाँ पे दो टाइप की कैश फ्लो एस्टिमेट्स है, तो फर्स्ट है रेवेन्यू एस्टिमेट्स एंड कॉस्ट एस्टिमेट। तो रेवेन्यू एस्टिमेट का मतलब क्या है, तो ऑल्टरनेटिव इंक्लूड एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट मतलब कैश आउटफ्लो एंड रेवेन्यू मतलब कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूड मतलब जो ऑल्टरनेटिव हम यूज़ कर रहे हैं, दो टाइप के जो कैश फ्लो एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। सेकंड है तो यहाँ पे रेवेन्यू का है, सेकंड है कॉस्ट, मतलब ऑल्टरनेटिव इंक्लूड्स ओनली कॉस्ट, यहाँ पे क्या है, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को कंसिडर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एस्टिमेट। सेकंड है कॉस्ट एस्टिमेट, तो उसमें क्या है, सिर्फ कॉस्ट ही हम कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू एंड सेविंग्स एज्यूम इक्वल टू ऑल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, उसको हम एज्यूम करेंगे कि रेवेन्यू जो है और सेविंग्स है, ठीक है, दे आर इक्वल टू ऑल ऑल्टरनेटिव्स एंड इट इज़ कॉल्ड सर्विस ऑल्टरनेटिव, मतलब उसको हम सर्विस ऑल्टरनेटिव कंसिडर्ड करेंगे, ठीक है।
present worth analysis of alternative. So convert all cash flows to present worth using MARR. Precede cost by माइनस साइन एंड रिसिप्ट बाय प्लस साइन. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव है, तो उसको कैसे हम करेंगे कैलकुलेट. तो उसको यहाँ पे वर्ड में आपको एलाबरेट किया है. ठीक है, तो इफ प्रोजेक्ट है तो PW की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इट इज़ जस्टिफाइड. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो ऑल्टरनेटिव है तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट वन विथ न्यूमरिकली लार्जेस्ट PW, मतलब जिसकी PW की वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे. इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट ऑल विथ PW ग्रेटर देन 0, मतलब जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है वो सारे प्रोजेक्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. अब सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव बाय PW जो हमने पहले देखा, ठीक है, तो कैसे करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि फॉर ऑल्टरनेटिव शोन बिलो वी शुड बी सिलेक्टेड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट है तो आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ID दिया है A, B, C and D और उसकी प्रेजेंट वर्थ वैल्यू दी है कि फॉर प्रोजेक्ट A के लिए उसकी वैल्यू है 30,000, B के लिए 12,500, C के लिए -4,000, D के लिए 2,000 है. तो सॉल्यूशन क्या है, तो सिलेक्ट न्यूमरिकली लार्जेस्ट PW वैल्यू दैट इज ऑल्टरनेटिव A. ठीक है, मतलब ये वाला प्रोजेक्ट. तो अगर हम जिसकी वैल्यू PW प्रेजेंट वर्थ वैल्यू ज़्यादा है वो प्रोजेक्ट पहले हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी, मतलब ये वाला प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट ऑल विथ PW ग्रेटर देन 0. ठीक है, 0 से ज़्यादा जो है वो सारे प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो कौन सा है, तो ये -4 था तो ये 0 से कम है, तो उसके अलावा सारे, तो ये वाला A, B and D उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे PW इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ इक्वल लाइफ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव. तो यहाँ पे एक दिया है एग्जाम्पल कि ऑल्टरनेटिव X हैज़ अ फर्स्ट कॉस्ट ₹20,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 99,000 पर ईयर एंड 5,000 सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 years. ऑल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेटिव X की बात की है. अब Y की बात कर रहे हैं, तो Y की कॉस्ट 35,000 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,000 है और सैल्वेज वैल्यू है वो 7,000 है आफ्टर 5 years. दोनों की लाइफ स्पान 5 years है. सो एट एन MARR ऑफ 12% पर ईयर, मतलब MAR जो परसेंटेज रेट है उसकी 12% है पर ईयर. सो वी शुड बी सिलेक्टेड, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड PW एट MARR एंड सिलेक्ट न्यूमरिकली लार्जर PW वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो X और Y का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 हमने इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट कॉस्ट 20,000, मतलब हमने 20,000 इन्वेस्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है -20,000, क्योंकि हमारे जेब में से पैसे गए, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है -20,000. ये सारे एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट -9,000, PA ऑफ 12% ऑफ 5 वो लिखा है, प्लस 5,000 क्या है, तो दैट इज सैल्वेज वैल्यू, तो वो है ये. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12^5 और यहाँ पे क्या आएगा, तो उसकी फॉर्मूला भी हमने आगे देखी कि 1 प्लस 12^5 डिवाइडेड बाय 12 इन ब्रैकेट 1 प्लस 12^5. ठीक है, तो सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इसका मिलता है -49,606. ठीक है, इसी तरह से Y का करें तो हमें मिलता है -45,447. पर इन दोनों में से किसका कम है, तो ये 45,000 है और ये है 49,000, तो इसीलिए हम Y को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मेथड के थ्रू, मतलब इस ऑल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करेंगे. मतलब ये दो प्रोजेक्ट है X एंड Y नाम के, तो इसमें से हम Y नाम का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारा जो चैप्टर है ये यूनिट 5 वाला वो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं. ठीक है,
Thank you, students.